अगर सोशल मीडिया पे कोई वो क्राइम करता है या क्राइम को अंजाम देने का कोशिश करता है या दंगा भड़काने का कोशिश करता है, उसको कितने देर तक रोका जा सकता है? कितना उसको अधिकतम सजा होगा अगर आईटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो? देखिए, वो उसमें कई कैटेगरी हैं और वो ऑफेंस का कैटेगरी देखा जाता है, उस हिसाब से फिर उसमें पनिशमेंट है। जैसे नया जो लॉ आया है, न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, हम्म, तो उसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न भी कुछ-कुछ दिए गए हैं। उससे भी कुछ-कुछ डिजिटल ऑफेंस को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन स्पेसिफिक जहाँ आईटी एक्ट की बात हो जाती है, वहाँ पुलिस वालों को थोड़ा हम मुझे लगता है कि असमंजस में चले जाता हूँ और वहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। हम्म, तो उसके लिए सरकार ने हर जगह अपने स्तर से एक्सपर्ट अपॉइंट कर रखा है। उसको जब ज़रूरत पड़ता है उसका ओपिनियन लेता है। मैं भी कई जगह अपना ज़रूरत पड़ता है तो ओपिनियन देता हूँ। मैं उसको मीडिया में नहीं बताऊँगा कहाँ-कहाँ देता हूँ। हम्म, लेकिन ज़रूरत पड़ता है तो मैं भी सरकार को कई जगह ओपिनियन देता हूँ कि हाँ, ये धारा लगनी चाहिए और ये धारा बिल्कुल रिलेवेंट सेक्शन है। तो ऐसे-ऐसे सरकार कई जगह अपॉइंट कर रखे हैं और ये मुझे लगता है कि अच्छा पहल है। और जब अपने पास एक इस तरह का सरकार के पास एक मैकेनिज्म रहेगा, हम्म, तो थोड़ा-सा इस पे नियंत्रण जल्दी किया जा सकता है। हर तीसरा रील देखिएगा तो एक एडवर्टाइज़मेंट रील रहता है, जस्ट लाइक बैटिंग ऐप और शेयर मार्केट का जस्ट इस टाइप का रहता बिल्कुल। है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम और ख़ास करके इंडिविजुअल्स अवेयरनेस जब तक नहीं होगा, तब तक लोग के अंदर एक जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड एक ह्यूमन नेचर है, लालच जो एक ह्यूमन नेचर है। तो सबको लगता है कि हम यहाँ पे 2 पैसा लगा रहे हैं और तुरंत इंस्टेंट मुझे 5 पैसे की प्रॉफ़िट हो जाएगी। बेशक। तो ये लालच ना वहाँ पे उनको फँसा देती है। जब तक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक ये सब चीज़ों को नियंत्रण करना लगभग असंभव है, मुश्किल है। सरकार कुछ माध्यम से कंट्रोल कर रही है लेकिन मुश्किल है। नमस्कार, प्रणाम सभी को। हमारे साथ आज सूर्य नारायण वीरू जी हैं, एडवोकेट हैं और साथ में साइबर सेल एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम इनके साथ चर्चा करने इसलिए जुड़े हैं आप सभी के सामने क्योंकि अब सोशल मीडिया पे जो चीजें निकल कर आ रही है वो क्राइम की ओर इशारा करती है, क्राइम को बढ़ावा देती है। तभी आज के तारीख में आप किसी को कॉल करते हैं तो अमिताभ बच्चन जी 30 सेकंड तक आपको समझाते हैं कि अगर कोई फर्जी वकील बनके, जज बनके, पुलिस बनके आपको फोन करता है, आपसे पैसे ठगने का कोशिश करता है, तो आप सीधे जाइए और थाने में जाकर आवेदन दीजिए, वरना आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए सूर्य नारायण जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सपोज मीडिया में। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी, आपका भी। सर, सामाजिक रूप से कुछ अच्छे बदलाव के लिए डिजिटल मीडिया का शुरुआत हुआ था। हुँ, हुँ। लोग एक्सपेक्ट किए थे कि जब हिंदुस्तान में डिजिटल मीडिया का दौर आएगा तो कई अच्छी चीजें निकलकर सामने आएगी। सामने आएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट को अगर हटा दिया जाए, टिकट्स बुकिंग को हटा दिया जाए, तो बिल्कुल, इसका बहुत सारा मिसयूज है। मिसयूज़ है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप तो साइबर सेल एक्सपर्ट भी हैं, आप तो ट्रेनिंग भी देते हैं बिहार पुलिस को जो साइबर सेल में आते हैं नियुक्त होकर। तो ऐसे में आप इस माहौल को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले इस पे बिंदुवार तरीके से हम चलें तो यह जानना ज़रूरी होगा कि अपने यहाँ अभी साइबर लॉ नहीं है। अच्छा। अपने यहाँ आईटी एक्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। उसके थ्रू साइबर जो लॉ है वो गवर्न होता है। तो जितने भी साइबर ऑफेंसेस अभी हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में, वो आईटी एक्ट के थ्रू गवर्न किया जा रहा है। तो जब तक स्पेसिफिक लॉ नहीं रहेगा, स्पेसिफिक पनिशमेंट उसके लिए नहीं रहेंगे, तो थोड़ा इसको नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। और इसमें पनिशमेंट ही सिर्फ़ एक उपाय नहीं है, पनिशमेंट के साथ-साथ अवेयरनेस भी चाहिए होगा। तो हमको इसकी शुरुआत स्कूल से करनी होगी। जो अभी वर्तमान एरा है, डिजिटल हुँ, एरा इसको हम लोग कह रहे हैं। हुँ, तो डिजिटल एरा को समझने के लिए बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जो 90 के दशक में अपना जीवन शुरुआत किए और वो कुछ नहीं जानते हैं डिजिटल दुनिया के बारे में। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो बच्चों को भी शिक्षा अगर नहीं मिलेगी उनको डिजिटल दुनिया क्या होती है, कैसे इसको चलाया जाता है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नुकसान हैं, तो इसकी शुरुआत स्कूल से करनी होगी मुझे। और साथ-साथ इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए सरकार को बजट में प्रस्ताव लाना होगा। जब तक अवेयरनेस प्रोग्राम इस पे नहीं चलेगा तो एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म है। इंडिया के पास तो अपना सर्च बिल्कुल। इंजन भी नहीं है। आपको पता होगा हुँ, कि गूगल बिल्कुल इंडिया नहीं का है, नहीं है। नहीं है। तो इस चीज़ को हैंडल कर पाना अभी के डेट में बहुत मुश्किल है। हुँ, इसको सिर्फ़ बिंदुवार तरीके से जानते हम लोग चलें और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग अवेयर हों। इसमें मैं अपना जितना हो सकता है भूमिका निभाऊँगा हुँ, और बताऊँगा भी कि कैसे साइबर फ्रॉड से बचना है।
और कैसे साइबर फ्रॉड पे नियंत्रण सिस्टम और आम जनता भी अपने माध्यम से लगा सकती है। सूर्य नारायण सर, एक बात बताइए कि फ्रॉड तक तो एक बार के लिए ठीक है कि लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार कर ले रहे हैं, इसमें किसी की जान नहीं जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे दिखाए जाते हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। आए दिन अभी एक घटना निकल के सामने आ रहा है कि हनीमून पे पत्नी जा रही है और हाँ। पति की हत्या कर दे रही है। तो क्या आप इसमें सोशल मीडिया की भूमिका को देखते हैं कि इस तरह की खबरें जितना ज्यादा प्रचारित होती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, उतना ही ज्यादा साइड इफेक्ट निकलता है, उतना ही ज्यादा उसका क्राइम सीक्वेंस जो है वो बढ़ने लगता है? बिल्कुल, वहाँ से एक ट्रेनिंग मिल जाता है और उस तरह के जितने माइंडसेट के लोग होते हैं वहाँ से एक नोट्स बना लेते हैं, मेंटल नोट्स बना लेते हैं और उस तरह के चीज़ों की तैयारी में लग जाते हैं वो। तो वाक़ई आप बात जो कह रहे हैं वो उसका दुरुपयोग ही हो रहा है। तो इसी को नियंत्रण करने के लिए भी भारत सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे विचार कर रही है। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए विचार कर रही है। तो उसमें बहुत डीप हम नहीं जाएँगे, उसमें यही होगा कि कौन-सा पोस्ट सोशल मीडिया पे जो फ्लोट कर रहा है, उसको पोस्ट को फ्लोट करते रहने देना चाहिए, कौन-सा फ्लोट को हाइड कर देना है। तो जब अपने पास लॉ आ जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग अपने मिनिस्ट्री होगी, उसकी एक पूरा मैकेनिज़्म होगा, उसके माध्यम से उसको कम किया जाएगा। तो वाक़ई ये चीज़ जो अभी धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे तैर रही हैं, ये चीज़ तो वाक़ई वो एक तरह से नासूर है। धार्मिक विवाद भी इसके वजह से हो जाता है। धार्मिक विवाद भी होते हैं और धार्मिक विवाद ही जातीय विवाद का जन्म देता है। धर्म के बाद जात शुरू होती है। तो वाक़ई बहुत सारे आयाम में अगर देखा जाए, तो डिजिटल दुनिया अभी फ़ायदेमंद भी है और कई मायनों में नुकसान भी कर रही है। तो इसको नियंत्रण की बहुत अति आवश्यकता है और ख़ास करके जितने भी फ़ेसबुक यूज़र हैं, इंस्टा यूज़र हैं और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें उनको एक इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन-सा न्यूज़ और कौन-सा खबर हम अपडेट करें, ताकि लोगों की जो मानसिकता पे बहुत इसका दुष्प्रभाव ना पड़े और एक जो समन्वय है, जो मानसिक संतुलन है, वो बना रहे। और शैक्षणिक स्तर से अगर देखा जाए, तो ख़ास करके सोशल मीडिया पे शैक्षणिक लोग ही ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा अभी तो मतलब कमेंट में आप देखिएगा तो कोई अगर कोई खबर पोस्ट कर रहा है, तो कमेंट में जाके उसको अगर पेशेंस नहीं है तो गाली-गलौज कर दे रहे हैं। इतना पेशेंस लूज़ कर जा रहे हैं। इसके लिए तो नियंत्रण के लिए लॉ तो होना चाहिए। बिल्कुल। आप ऐसे किसी को गाली दीजिए, देखिए एफआईआर हो जाएगा। लेकिन इतना धड़ल्ले से कमेंट बॉक्स में अगर देखिएगा जाके गाली दिया जा रहा है, कितना एफआईआर कीजिएगा? मुश्किल है नियंत्रण कर एफआईआर से पाना। बात आते हैं कि आप जो बिहार पुलिस के होते हैं, साइबर सेल में जो आते हैं, उनको ट्रेनिंग भी आप देते हैं। जी, बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एफआईआर कराने पुलिस के सामने या आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है कि जिसके बारे में आप लोग को भी थोड़ा ढूंढना पड़ जाए कि आखिर इस पे कौन सा एक्ट लगाएं, कौन सा क्राइम के अंतर्गत इसको जोड़े? क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर वैसा नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लॉ नहीं है, सिर्फ आईटी एक्ट है। तो एक आईटी एक्ट के तहत किसी को भी अगर सोशल मीडिया पे कोई वो क्राइम करता है या क्राइम को अंजाम देने का कोशिश करता है या दंगा भड़काने की कोशिश करता है, उसको कितने देर तक रोका जा सकता है? कितना उसको अधिकतम सजा होगा अगर आईटी एक्ट का उल्लंघन करता है तो? देखिए वो उसमें कई कैटेगरी हैं और वो ऑफेंस का कैटेगरी देखा जाता है, उस हिसाब से फिर उसमें पनिशमेंट है। जैसे नया जो लॉ आया है, न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं, तो उसमें स्पेसिफिक प्रोविज़न भी कुछ-कुछ दिए गए हैं। उससे भी कुछ-कुछ डिजिटल ऑफेंस को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन स्पेसिफिक जहाँ आईटी एक्ट की बात हो जाती है, वहाँ पुलिस वालों को थोड़ा हम मुझे लगता है कि असमंजस में चले जाते हैं और वहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सरकार ने हर जगह अपने स्तर से एक्सपर्ट अपॉइंट कर रखा है। उसको जब ज़रूरत पड़ता है उसका ओपिनियन लेता है। मैं भी कई जगह अपना ज़रूरत पड़ता है तो ओपिनियन देता हूँ। मैं उसको मीडिया में नहीं बताऊँगा कहाँ-कहाँ देता हूँ। लेकिन ज़रूरत पड़ता है तो मैं भी सरकार को कई जगह ओपिनियन देता हूँ कि हाँ, ये धारा लगनी चाहिए और ये धारा बिल्कुल रिलेवेंट सेक्शन है। तो ऐसे-ऐसे सरकार कई जगह अपॉइंट कर रखे हैं और ये मुझे लगता है कि अच्छा पहल है। और जब अपने पास एक इस तरह का सरकार के पास एक मैकेनिज़्म रहेगा, तो थोड़ा-सा इस पे नियंत्रण जल्दी किया जा सकता है। अच्छा सर, एक घटना आया था कुछ दिन पहले, एक महादेव बुकिंग करके एक हाँ, एप्लीकेशन हाँ, रन हो रहा जानते था। हैं, जानते हैं। बहुत बड़ा ऑनलाइन जुआ के तहत बैटिंग ऐप था वो। बैटिंग ऐप था। जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक के रील सेक्शन में, तो आप देखते होंगे कई तरह के गेम एप्लीकेशन वहाँ पे प्रमोट होते रहते हैं। हुँ, प्लिंको हुँ, गेम या फिर एविएटर गेम या फिर चिकन रोस्टर, ये नए-नए नाम आए हैं और ये सब मुख्यतः जुआ का ही रूप है हुँ, ऑनलाइन। हुँ, हुँ। तो सरकार को क्या महादेव ऐप से सीख लेते हुए
इस तरह का रोक नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि एक घटना तो हिंदुस्तान ने पहले देखा कि कैसे करोड़ों का गबन हुआ, कैसे उसमें लोगों का पैसा फंसा, और इनफैक्ट वो फंसा तो फंसा, वो जुआ खेल रहे थे ऑनलाइन। ऑनलाइन गैबलिंग बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, तो सरकार को नहीं चाहिए कि ऑनलाइन गैबलिंग पे एटलीस्ट रोक लगाएं, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी के 7वें 8वें क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का ऑनलाइन स्कूल जो है वो ऑनलाइन स्टडी का सुविधा देता है, उनके पास हाथ में मोबाइल है। अगर कोई 7वां 8वां क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप के फोन को यूज करते हुए अगर वो गैम्बलिंग का शिकार हो गया, तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, एक जनरेशन तबाह हो जाता है। तो इस पे आप गवर्नमेंट से या फिर सोशल में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस चीज से बचाया जा सके, क्योंकि सरकार तो साफ साफ नजरअंदाज कर रही है। एक बार महादेव एप्लीकेशन की चीजें सामने आई, लेकिन पूर्णतः रोक नहीं लगा, इनफैक्ट और चीजें ज्यादा बढ़ गई। अब आप हर 2 रील्स के बाद, 2 डांस रील्स के बाद एक बेटिंग प्रमोशनल एप्स आप देखते हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, इसको अवेयरनेस के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। और जहाँ तक बात रही, आप जो बता रहे हैं कि हर तीसरा रील देखिएगा तो एक एडवर्टाइजमेंट रील रहता है, जस्ट लाइक बैटिंग ऐप और शेयर मार्केट का, जस्ट इस टाइप का रहता है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम, और खास करके इंडिविजुअल्स अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक लोग के अंदर एक जो ग्रीड होती है ना, ग्रीड एक ह्यूमन नेचर है, लालच जो एक ह्यूमन नेचर है। तो सबको लगता है कि हम यहाँ पे 2 पैसा लगा रहे हो और तुरंत इंस्टेंट मुझे 5 पैसे की प्रॉफिट हो जाएगी। बेशक। तो ये लालच ना वहाँ पे उनको फंसा देती है। तो इस पे सबसे पहले तो प्राइमरी रूप से सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर लॉ होता है, सीमा से जब कोई बाहर की, जैसे कोई बैटिंग ऐप है और वो यूएस से संचालित हो रहा है, तो अपने पास तो सर्च इंजन ग्लोबल है, इंडिया का सर्च इंजन कोई है नहीं, उसमें क्रॉस बॉर्डर लॉ काम करती है, उसके माध्यम से थोड़ा सा उसको मिनिमाइज किया जाता है। तो उसमें पहले हमको कैटेगराइज करना होगा कि कौन से ऐप्स और जो गैम्बलिंग ऐप है या फिर शेयर मार्केटिंग ऐप्स हैं, वो कौन है जो इंडिया में संचालित हो रहे हैं, और उसका क्या रजिस्ट्रेशन प्रॉपर है कि नहीं है। उसका पूरा एक नियंत्रण और एक डेटा सरकार के पास होना चाहिए। जब तक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक ये सब चीज़ों को नियंत्रण करना लगभग असंभव है, मुश्किल है। सरकार कुछ माध्यम से कंट्रोल कर रही है, लेकिन मुश्किल है। इसको इंडिविजुअल्स कंट्रोल करने के लिए हमें जागरूक होना होगा कि कोई भी व्यक्ति मुझे 3 रुपये का तुरंत इंस्टेंट 5 रुपये कैसे दे देगा, कौन सा ऐसा मशीन है भाई? तो ऐसा मैकेनिज्म कोई है नहीं। तो वो कुछ अपना एक थ्योरी बना रखा होता है, जो ऐप्स वाले होते हैं, गैम्बलिंग ऐप जितने भी, वो एक थ्योरी बना रखा होता है, और उस थ्योरी में निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को समझा के और कन्विंस कर लेना चाहता है। तो कन्विंसिंग पावर वो ऐप्स के एक टीम के पास रहता है, और जब वो कन्विंस कर लेगा तो आप उसके गेम में फंस गए। तो कन्विंस नहीं होना है। कन्विंस कब क्यों नहीं होना है? वास्तविक चीज़ों को जानना होगा पहले। जैसे आप उसके शर्तों को मान लिया तो आप कन्विंस हो गए। तो सारे जितने भी बैटिंग ऐप्स है वो कन्विंस करने की पावर रखते हैं, तो हमें कन्विंस नहीं होना है। एक चीज़, पहला इसका एक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया। दूसरा इसका पॉइंट हो गया कि बच्चों को मोबाइल ना दें, बच्चों को मोबाइल बिल्कुल भी ना दें। और आप देखे होंगे, यूज़र होता है मोबाइल में, आप जाएंगे तो यूज़र का एज पूछता है कि कोई चाइल्ड यूज़ कर रहा है क्या। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो अगर कोई बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसमें कहता है कि प्रोटेक्शन मोड होता है। अगर कोई बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसको वो चाइल्ड मोड और प्रोटेक्शन मोड ऑन करके उसको बच्चे को दे दीजिए। गूगल खुद ऐसा मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कि बच्चा अगर कोई कंसेंट अपना देगा, जो मेजर पीपल्स के लिए होते हैं, जो इसको हम लोग बालिग कहते हैं, तो कंसेंट वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को जान के, और अपने जो भी माता पिता हैं उनको इस चीज़ों को जानना होगा। और ग्रामीण परिवेश में आप देखेंगे तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लास के नाम पे कि मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, ये सर क्लास करवा रहे हैं, वो सर इतने में क्लास करवा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे बच्चे फ़ोन ले लेते हैं। लेकिन फ़ोन का वो दुरुपयोग करते हैं, गेम खेलते हैं, टीम 11 करके अभी कुछ इस तरह का गेम चल रहा है, ड्रीम 11। तो इस तरह के गेम में जाकर और वो मेन स्ट्रीम से भटक जाते हैं। तो नियंत्रण उनके फैमिली को रखना होगा। नियंत्रण जब तक फैमिली नहीं रखेंगे तब तक उस पर थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि सामाजिक रूप से सोशल मीडिया पे जितने भी चीजें चल रही है, इसमें से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आपको ही तय करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको सिखाने आएगा, पढ़ाने आएगा। हाँ, बच्चों के लिए अवेयरनेस जरूरी है, उनको पता होना चाहिए क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले मैसेजेस, इन सब के बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे। आप अपने तरफ से सोशल मीडिया पे कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सर? सोशल मीडिया पे अवेयर रह के सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए,
और जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कीजिए, चूँकि यह खबर का भी एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो जितना आपको आवश्यकता है उतना ही यूज़ कीजिए। ये ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के और डेटा फ्री में मिल गया, घर में आटा हो कि नहीं लेकिन डेटा है तो आप स्क्रॉल करते रहें, तो उससे भी बचना है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हम वहाँ से कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि पेन थोड़ा-सा मेंटल पेन लें, प्लेज़र की तरफ ना भागें। कोई डांस का वीडियो आ रहा है तो उसको ना देखते रहें। तो इन सभी चीज़ों पे देखना होगा कि वहाँ से कुछ सीखें और बच्चों को बताएँ और अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताएँ और खुद भी लर्न करें। और लर्न जब करेंगे तभी अर्निंग की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो बिल्कुल। ओवरऑल आपको अपने आप में अवेयर रहना होगा और अवेयर रह के उस चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें अपना धन्यवाद। कीमती वक़्त दिया। बाकी सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप अच्छा नाम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बकायदे कि नेगेटिव चीज़ों को आप पहचानना सीख लें कि कौन आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है, वरना आप भी किसी दिन सोशल मीडिया पे फर्जी वायरल होने वाले मैसेज या गैम्बलिंग ऐप के थ्रू अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेंगे। बाद बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप एक्सपोज़ मीडिया देख रहे थे। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।